हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था यूनिट 1 के कंप्यूटर की डेफिनेशन और साथ में हमने ये जाना था कि फंक्शनल कंपोनेंट्स क्या होते हैं कंप्यूटर के, जिसको मैंने ये भी बताया था कि आप उसे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर भी कह सकते हैं। अब हम यहाँ पर इस वीडियो में समझने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स को उनके काम करने के तरीके से या फिर वो किस तरीके का मीडियम यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम यूज करते हैं या फिर वो एनालॉग मीडियम यूज करते हैं, तो उसके बेसिस पर कैटेगराइज करा गया है। और उस क्लासिफिकेशन में मेजरली दो क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला होता है एनालॉग और दूसरा होता है डिजिटल। इसके बाद तीसरा जो हमारा इसमें टाइप रहता है हाइब्रिड, वो होता है हमारा इन दोनों का ही कॉम्बिनेशन। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं हमारे इस कैटेगरीज का हम किस तरीके से एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्लासिफिकेशन होता है कंप्यूटर्स का वो होता है एनालॉग कंप्यूटर्स। अभी ये एनालॉग कंप्यूटर्स आखिर होता क्या है? एनालॉग कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर्स नहीं है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल, पहले हम डेफिनेशन पे ना जाएं, एग्जाम्पल रियल लाइफ में हमारे पास जो डे टू डे लाइफ में हमारे आसपास मिलते हैं वो देखें, तो जो आपके पास वेट मशीन होती है, मैं वो जो डिजिटल नंबर्स आते हैं उन वेट मशीन की बात नहीं कर रही हूँ, जो कांटे वाला मशीन होता था जिसमें आपका वेट कांटे से दिखाई देता था, वो भी एक तरीके का एनालॉग कंप्यूटर ही है। इसके अलावा आपने पहले बीपी मशीन देखी होगी जिसको हाथ से इस तरीके से प्रेस करके बीपी पता करते थे, वो भी एक तरीके का एनालॉग कंप्यूटर ही है। तो बेसिकली एनालॉग कंप्यूटर क्या हुआ? Analog computer is a form of computer that uses the continuous changeable aspects of physical phenomena such as electrical, mechanical, hydraulic और जिस भी इस प्रकार के जितने भी हमारे पास नेचुरली अवेलेबल फिजिकल चीजें हैं। अब ये नेचुरली अवेलेबल क्या हुआ? मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया था वेट मशीन। उस मशीन को वर्क करने के लिए, काम करने के लिए हमारे पास जो फोर्स चाहिए, जो हम इनपुट देने वाले हैं उस कंप्यूटर के अंदर, वो इनपुट हमारा वेट है और वो हम किस तरीके से दे रहे हैं? फिजिकली दे रहे हैं। तो मैंने आपको जो डेफिनेशन में बोला कि एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो यूज करता है कंटिन्यूसली चेंजेबल एस्पेक्ट्स ऑफ फिजिकल फिनोमेना। दैट मीन्स आपके पास जो भी यहाँ पर नेचुरली मिला हुआ है इनपुट जो हम एनालॉग कंप्यूटर्स को दे रहे हैं, वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं। उसके थ्रू उस पर वो कंप्यूटिंग परफॉर्म करके हमें रिजल्ट देता है और हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये होता है हमारा एनालॉग कंप्यूटर। अभी ये तो मैंने आपको एक बेसिक जो वेट मशीन था उसके थ्रू बताया कि इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर्स बड़े बड़े लेवल पे बहुत सारे हैं। पहले के टाइम पर हम एनालॉग कंप्यूटर्स का यूज करते थे हमारे वेदर फोरकास्टिंग के लिए। हमारे पास जितने भी, क्योंकि वेदर फोरकास्टिंग में भी हमारे पास जो डेटा आ रहा है, जो इनपुट आ रहा है, वो कंटिन्यूसली चेंजेबल इनपुट आ रहा है और वो डेटा फिजिकल नॉर्मल फिनोमेना से आ रहा है। हमारे पास जो डेटा है वो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या हाइड्रोलिक मैनर में आ रहा है। हमारे पास वेदर के लिए जो इनपुट आ रहा है वो वेव्स का इनपुट आ रहा है, बारिश का इनपुट आ रहा है। इसके अलावा हमारे पास जितने भी ये जो कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें हमने अभी वेदर फोरकास्ट की बात करी, इसके अलावा अगर हम डेटा ट्रांसमिशन में काम करते हैं, हमारे पास जो सिम्स के लिए रहता है उसके लिए भी हमें एनालॉग कंप्यूटर्स का यूज करना पड़ता है। आपके पास स्क्रीन पर उसके एग्जांपल्स दिख रहे होंगे। इस प्रकार से एनालॉग कंप्यूटर्स दिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी रहती है वो होती है हमारी डिजिटल कंप्यूटर्स। अभी डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं? ये डिसकंटिन्यूअस डेटा पे वर्क करते हैं। हमने इससे पहले जो एनालॉग कंप्यूटर्स पढ़ा था वो था कंटिन्यूअस चेंजेबल डेटा पे वर्क कर रहा था, लेकिन डिजिटल कंप्यूटर्स डिसकंटिन्यूअस डेटा पे करते हैं और ये बेसिकली दो बाइनरी डिजिट्स पे वर्क कर रहे होते हैं, जो कि हमारी मैकेनिकल, जो हमारे एक मशीन की भाषा होती है, 0 और 1। तो इसका बेसिक डेफिनेशन क्या हुआ? द डिजिटल कंप्यूटर वर्क्स ऑन डिसकंटिन्यूअस डेटा, दे कन्वर्ट द डेटा इनटू डिजिट्स, जो कि मैंने अभी आपसे बात करी 0 और 1 जो हमारी बाइनरी डिजिट्स हैं, एंड ऑल ऑपरेशंस आर कैरिड ऑन दीज डिजिट्स ओनली एट एक्सट्रीमली फास्ट रेट। हमारे पास ये जो डिजिट्स होते हैं 0, 1, अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ, जितने भी हमारे नंबर्स हैं, डेसिमल नंबर्स हैं,
जितने भी हमारे नॉर्मल इंटीजर्स हैं, जितने भी हमारे पास अल्फाबेट्स हैं, ये सभी कुछ रिप्रेजेंट हो सकते हैं इन्हीं 2 डिजिट्स में, 0 और 1 में, जो कि समझ आते हैं हमारे कंप्यूटर्स को। तो ये बहुत फास्ट रेट में इसमें डेटा ट्रांसफर होता है एंड अ डिजिटल कंप्यूटर बेसिकली नोज हाउ टू काउंट द डिजिट्स एंड ऐड द डिजिट्स। यहाँ पर हमारे जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं उन्हें यह भी पता होता है कि इन डिजिट्स को काउंट किस तरीके से करना है और इनमें और डेटा ऐड किस तरीके से करना है। जो मैंने लाइन बोला ऐड मोर डिजिट्स, इसका मतलब यह है कि और डेटा हम इसमें ऐड किस तरीके से कर सकते हैं। इसी वजह से डिजिटल कंप्यूटर्स एनालॉग कंप्यूटर्स से ज्यादा फास्ट होते हैं और ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर्स के ही अंदर अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहली कैटेगरी होती है हमारी सुपर कंप्यूटर्स। हमने इससे पहले सबसे पहले जो बात करी थी वो हमारे कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन था, जिसमें हमने एनालॉग पढ़ा, डिजिटल पढ़ा। अब हम डिजिटल कंप्यूटर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें होता है हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर कंटेन्स मेनी सीपीयूज विच ऑपरेट इन पैरेलल टू मेक इट फास्टर। हमारे पास जो अभी तक मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में जो कंप्यूटर डिस्कस करा था उसमें मैंने सिर्फ एक सीपीयू के बारे में बताया था, लेकिन जो हमारे सुपर कंप्यूटर होते हैं उनके पास एन नंबर ऑफ सीपीयूज होते हैं जो कि एक साथ पैरेलली काम करते हैं ताकि रिजल्ट और ज्यादा फास्टली पता चले और ज्यादा तेज काम कर पाए। They are used for massive data processing and solving very sophisticated problems. सोफिस्टिकेटेड प्रॉब्लम्स का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? पहली चीज तो मैसिव डेटा, दैट मीन्स बहुत बड़े बड़े डेटा के लिए हमारे पास छोटे कंप्यूटर्स जो रहते हैं जिन्हें हम मिनी माइक्रो बोलते हैं, वो हम आगे भी समझेंगे क्या होता है। उन कंप्यूटर्स पर हम इतने बड़े डेटा, अभी हम बात करें फॉर एग्जाम्पल हमारे पूरे वर्ल्ड के इंटरनेट डेटा की बात करें तो पूरा वर्ल्ड का इंटरनेट डेटा कैसे हैंडल होगा एक छोटे से मिनी कंप्यूटर पे जिसकी सिर्फ रैम है या इंटरनल मेमोरी है, हमारे पास 1 टेराबाइट की ही इंटरनल मेमोरी है, तो उस पर हम पूरे वर्ल्ड का इंटरनेट डेटा किस तरीके से हम उस पर हैंडल कर पाएंगे। तो इस टाइप की सिचुएशंस के लिए हमारे पास होते हैं सुपर कंप्यूटर्स, जिनमें बहुत सारे सीपीयूज होते हैं और वो साथ में पैरेलली वर्क करते हैं। सोफिस्टिकेटेड प्रॉब्लम्स का मतलब हुआ बहुत ज्यादा मुश्किल प्रॉब्लम्स जो होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, रॉकेट लॉन्चिंग के टाइम पर हम सुपर कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो वेपन रिसर्च के लिए हम सुपर कंप्यूटर्स का यूज करते हैं, वेदर फॉरकास्टिंग के लिए हम सुपर कंप्यूटर्स का यूज करते हैं, एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर एनर्जी, इन सभी चीजों के लिए हम सुपर कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। इस प्रकार से दिखते हैं हमारे सुपर कंप्यूटर्स। नेक्स्ट हमारे पास जो डिजिटल कंप्यूटर में ही क्लासिफिकेशन होता है वो है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर वेरी पावरफुल एंड दे आर लार्ज जनरली वो बड़े होते हैं नॉर्मल जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं उनसे, लेकिन सुपर कंप्यूटर से थोड़े से छोटे होते हैं। अभी यहाँ पर छोटे और बड़े का किस एस्पेक्ट में मैं बात कर रही हूँ, नंबर ऑफ सीपीयूज वो साथ में काम कर रहे हैं, टास्क जिस तरीके से वर्क कर रहे हैं, इसके बेसिस पे मैं बोल रही हूँ कि सुपर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर ऑल्सो वेरी पावरफुल बट सुपर कंप्यूटर्स से थोड़े कम होते हैं पावरफुल। यहाँ पर जो हमारे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होते हैं या फिर जो हमारे हमारा कंप्यूटिंग प्रॉब्लम्स है जो हम नॉर्मल कंप्यूटर्स पे काम नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पे वर्क करते हैं। अभी यहाँ पर तो मैंने आपको सुपर कंप्यूटर्स का बताया था एग्जाम्पल। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं हम सबके आधार का डेटा, हम उस आधार को चेंज कर रहे हैं। हमारे पास उस आधार में आपने एक मोबाइल नंबर चेंज करते हैं तो इतना टाइम लगता है, वो क्यों लगता है? क्योंकि वो डेटा पूरा प्रोसेस होता है, उसका पूरा लेजिटिमाइजेशन होता है। ये सभी एक्टिविटी किसी एक सर्वर पे होती है और वो एक सर्वर किसी एक जगह पर ही होगा, लेकिन हम उसे यूज कर सकते हैं इंडिया के हर एक कोने में, वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी के कारण। लेकिन फिर भी सभी डेटा जो आपका सारे पॉइंट्स है, आपका नाम है, आपका ईमेल आईडी है, वो सब सेव वहां हो रहा है। तो उसको मैनेज करने के लिए हम मेन फ्रेम कंप्यूटर रखते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आईबीएम में होते हैं और इसके आईबीएम और बड़ी बड़ी कंपनीज है वो यूज करती हैं और उनको हम नॉर्मली हमारे प्रोजेक्ट्स देते हैं और वो हमारे प्रोजेक्ट्स को सिस्टमेटिकली काम कराते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्लासिफिकेशन होता है डिजिटल कंप्यूटर्स का ही, वो होता है माइक्रो कंप्यूटर्स।
माइक्रो कंप्यूटर इज अ लो कॉस्ट कंप्यूटर, स्मॉल डिजिटल कंप्यूटर होता है. इट कंटेन्स माइक्रो प्रोसेसर एज इट्स सीपीयू. सीपीयू की जगह पर यहां पर होता है माइक्रो प्रोसेसर. अभी ये जो सीपीयू होता है, माइक्रो प्रोसेसर, इसमें क्या डिफरेंस होता है, इसमें हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे. जब हम सीपीयू का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उस टाइम पर आप समझ पाएंगे कि माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू में डिफरेंस आखिर होता क्या है. सो माइक्रो कंप्यूटर यूजेस माइक्रो प्रोसेसर एज इट सीपीयू. उसके पास खुद का मेमोरी यूनिट भी रहता है, इनपुट डिवाइस भी रहता है, आउटपुट डिवाइस भी रहता है. माइक्रो कंप्यूटर्स हैव अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस लाइक जनरल पर्पस कैलकुलेशंस, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, होम एप्लीकेशन. माइक्रो कंप्यूटर्स आर आल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर्स. माइक्रो कंप्यूटर्स जो होते हैं हमारे पास, हम उनको यूज करते हैं हमारे एक इंडस्ट्री में, एक आईटी इंडस्ट्री में. आप किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे तो वहां पे सभी कंप्यूटर्स माइक्रो कंप्यूटर्स होंगे जिनके पास थोड़ा सा ज्यादा डेटा को हैंडल करने का भी रहता है शक्ति, और इसके अलावा वो नॉर्मल जो हमारे पर्सनल डे टू डू लाइफ के जो काम है कंप्यूटर्स से रिलेटेड वो भी कर पाते हैं. नेक्स्ट हमारे पास होता है मिनी कंप्यूटर्स. Mini computers are general purpose computers smaller than mainframe computers and give computing power without adding any prohibited expenses associated with large systems. यहां पर जो हमने वर्ड यूज करा है without adding prohibitive expenses associated with लार्जर सिस्टम्स, इस लाइन का मतलब ये होता है कि मिनी कंप्यूटर्स आपको वो सभी फंक्शनैलिटीज देगा जो फंक्शनैलिटीज आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर भी देता. लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के साथ में उसको हैंडल करने के लिए हमें जिस तरीके का सेटअप चाहिए, हार्डवेयर चाहिए, उस तरीके का सेटअप कॉस्ट हमें हमारे मिनी कंप्यूटर्स में नहीं चाहिए होता है. They are used in computing, word processing, database management, statistical packages, और हमारे पास जितने भी नॉर्मल हमारे कंप्यूटर के काम है, प्रोग्रामिंग के लिए है, इन सभी चीजों के लिए हम मिनी कंप्यूटर्स का यूज करते हैं. तो ये थे हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स की क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने पढ़ा सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर एंड मिनी कंप्यूटर. नेक्स्ट हमारे पास जो कंप्यूटर्स के ही क्लासिफिकेशन में आता है, जिसमें हमने एनालॉग और डिजिटल पढ़ा था, वो होता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर्स. नाम हाइब्रिड यूज करा तो उससे अभी तक आपको आइडिया हो गया होगा कि हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स. हमारे एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स के जो भी एडवांटेजेस होते हैं वो इस हाइब्रिड कंप्यूटर में मिलते हैं. डिसएडवांटेजेस को हम वही डिस्कार्डेड कर देते हैं. हाइब्रिड कंप्यूटर्स मोस्टली हमारे फंक्शंस हैं और फीचर्स हैं एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स के, उनके यूज करता है, और उन फीचर्स के कारण ही हमारे जो हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, काफी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को इनक्रेडिबली सॉल्व कर देते हैं. और हमारे पास हाइब्रिड जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं उनके बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे ही नॉर्मल लाइफ में, हम अगर कंप्यूटर वर्ड नहीं भी जानते हैं तो हम मोटर बाइक वर्ड तो जानते हैं, हमने बाइक देखी है. पहले हमारे पास एनालॉग स्पीडोमीटर होता था, अब हमारे पास डिजिटल प्लस एनालॉग दोनों ही मिलकर एक हाइब्रिड हमारे पास स्पीडोमीटर होता है, जिसमें आपका जो रिजल्ट आपको शो हो रहा होता है वो डिजिटली शो हो रहा होता है कि आप 60 की स्पीड पर हैं, 65 की स्पीड पर हैं. लेकिन उसके पास जो डेटा मिल रहा होता है, जो इनपुट मिल रहा होता है, वो आपकी जो जिस स्पीड में आप रन कर रहे होते हो वो एक फिजिकल फिनोमेना होता है, वो उसको एज इनपुट मिल रहा होता है. तो ये कॉम्बिनेशन हो जाता है हमारे एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स दोनों का ही. ये थे हमारे क्लासिफिकेशन कंप्यूटर्स के. इसमें मैं आपको एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी कि हम हमारे जो मैं बार बार वर्ड यूज कर रही हूँ डेटा को मेजर करने का भी हमारे कंप्यूटर्स में एक तरीका होता है. सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है हमारे पास डेटा को मेजर करने के लिए वो होती है हमारी बिट. बिट क्या होता है, इसको आप इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं जो कि आपको रिजल्ट के तौर पे दिखता है, या फिर आप इनपुट के तौर पे देते हैं, आपको आउटपुट के तौर पे दिखता है. और ये बिट सिर्फ दो ही पॉसिबल आंसर्स देगी, दो ही पॉसिबल हमारे पास उसके नंबर्स आएंगे, वो होते हैं हमारे 0 एंड 1. बाइनरी नंबर सिस्टम हमारा होता है 0 और 1 का, और सिर्फ वही हमको बिट में मिलता है. दैट मीन्स एक बिट इन दोनों में से कोई एक आंसर ही रख सकती है. तो ये हमारा होता है सबसे बेसिक, सबसे छोटा यूनिट मेजरमेंट का. अभी मैं यहाँ पर मेमोरी के मेजरमेंट की बात कर रही हूँ, डेटा के मेजरमेंट की बात कर रही हूँ. इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं लेंथ का. हमारी जो हाइट होती है उसको हम सबसे अगर स्मॉलेस्ट में जाए, वैसे तो बहुत ज्यादा और स्मॉल चला जाएगा, लेकिन हम नॉर्मली जो हम जानते हैं
उस स्मॉलेस्ट में जाएं तो हमारे पास होता है mm, मिलीमीटर स्मॉलेस्ट अगर हम ले रहे हैं तो मिलीमीटर हुआ, उसके बाद सेंटीमीटर, राइट, उसके बाद सेंटीमीटर के बाद हमारे पास आता है मीटर, फिर आता है हमारे पास किलोमीटर, राइट। इस तरीके से हमारे पास, अच्छा इनकी भी यूनिट्स का हमारे पास रहता है कि 10 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर, 1000 मीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। ये हमारा यूनिट्स रहती हैं, मेजरमेंट रहती है लेंथ को कैलकुलेट करने को, डिस्टेंस को कैलकुलेट करने को। उसी प्रकार हमारी मेमोरी में जो डेटा रहता है उसे भी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यूनिट्स रहती हैं, मेजरमेंट्स की बेसिक यूनिट्स रहती हैं, जिसमें सबसे पहले होता है हमारा बिट, जो मैंने आपको बता दिया 0 या 1 में से होता है। 8 बिट्स मिलाकर हमारे पास होता है 1 बाइट, 1 बाइट होता है। 8 बिट्स के कॉम्बिनेशन जो सीक्वेंस रहता है वो रिप्रेजेंट करता है 1 बाइट को। इसके बाद जिस तरीके से हमारे पास यहां पर यूनिट्स बढ़ते जा रहे हैं, उसी प्रकार हमारे पास 1024 बाइट्स मिलाकर हो जाता है 1 KB, किलोबाइट, जो आपने सुना होगा पहले केबीज की फाइल होती थी। अब तो हमारे पास इतना ज्यादा अनलिमिटेड डेटा हो गया, हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल हो गया है इतना ज्यादा कि हम अब एमबीज नहीं जीबीज में बात कर रहे हैं, और शायद आने वाले 2-3 सालों में हम टेराबाइट्स में भी बात करेंगे। 1024 बाइट्स इज इक्वल्स टू 1 किलोबाइट, देन 1024 किलोबाइट्स इज इक्वल्स टू 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट इज इक्वल्स टू 1 गीगाबाइट, जिसको हम जीबी बोलते हैं। आपने 3 इडियट्स में देखा होगा वो जो उसमें जो सीन था जिसमें एक का नाम होता है केबी नाम, एमबी नाम होता है, तो वो यही बोलता है अब जीबी टीबी बन गया है। उसका मतलब यही होता है क्योंकि वो इंजीनियरिंग करने गया होता है और वहां पर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट आना चाहिए, तो उसमें वो बताता है कि 1024 बाइट्स इज इक्वल्स टू 1 किलोबाइट, देन 1024 KB is equals to 1 megabyte, 1024 megabyte is equals to 1 gigabyte, 1024 gigabytes is equals to 1 terabyte, टेराबाइट के बाद पेटाबाइट आता है, और इस तरीके से आगे हमारी मेजरमेंट बढ़ती ही जाती है। ये था हमारा बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अभी हमने इस वीडियो में पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, जिसमें हमने जाना था कि कंप्यूटर्स 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज हैं, एनालॉग, डिजिटल और हमारा हाइब्रिड, जिसमें हमने डिजिटल की भी कैटेगरीज देखी, सुपर कंप्यूटर, मेन कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर एंड मिनी कंप्यूटर।